हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो टूल्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो टूल्स है, टेक्निक्स है, उसका जो थर्ड टूल है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैश फ्लो एनालिसिस ये क्या है? ये एक और अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, टूल है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए जो यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए डेटास को। एंड इट शोज द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश, कहाँ से रोकड़ा आया, कौन से सोर्सेस है और कहाँ कैश को, रोकड़ा को यूटिलाइज किया गया। तो ये कैसे पता किया जाता है? तो बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें ना कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है एंड इसमें जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं, मतलब इनफ्लोज, इट इज इनफ्लोज मतलब रिसिप्ट्स एंड आउटफ्लोज मतलब पेमेंट्स ऑफ कैश, कहाँ से किस किस से रिसीव हुआ कैश एंड कहाँ पे पेमेंट किया कैश का फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये इसका ही स्टेटमेंट तैयार करना होता है। एंड it analyzes the रीजन्स फॉर चेंजेस। उसमें रीजन्स क्या है, उसके रीजन्स क्या है, इन चेंजेस के रीजन्स क्या है, क्या कारण है बैलेंस ऑफ कैश में, इन बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द डेट्स ऑफ टू बैलेंस शीट, दो बैलेंस शीट की डेट्स में। नाउ कैश फ्लो एनालिसिस इज मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अगर किसी भी बिजनेस को छोटी टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए प्लानिंग करनी है तो ये जो कैश फ्लो एनालिसिस है ये बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। नाउ द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट विच समराइजेस, ये वो स्टेटमेंट है जो समराइज करता है सोर्सेस ऑफ कैश इनफ्लोज का, सारे के सारे जो कैश इनफ्लोज है एंड यूजेस ऑफ कैश आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज के यूजेस का, कहाँ पे कैश मतलब यूज हुआ, कहाँ पे पेमेंट किया गया रोकड़ा का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो इसका समरी है, ये समरी स्टेटमेंट है, वी कैन से इन शॉर्ट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये है कि इज टू हेल्प द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, इन टेकिंग द डिसीजन एंड मेकिंग प्लानिंग के लिए बाय प्रोवाइडिंग करंट इंफॉर्मेशन ऑन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश का प्रवाह बिजनेस में कैसे हो रहा है अंदर और कैसे बाहर जा रहा है बिजनेस से रोकड़ा, तो उसके बारे में ये प्लानिंग करने में ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को, बिजनेस मैनेजमेंट को। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट है ये यूजफुल है इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूजफुल है। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये प्रोवाइड करता है, ये अवेलेबल करके देता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूजेस ऑफ कैश, कि कैश का यूज क्या है, इसके जो इक्विवेलेंट्स है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए मतलब कैश के जैसे ही इक्विवेलेंट टू कैश कौन से आइटम्स है तो उसको लेकर। तो विच इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, इन प्लानिंग ऑपरेटिंग के लिए एंड फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए, बिजनेस एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही यूजफुल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। Now, second, helps in analysis of liquidity position। तो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को एनालाइज करने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, इसे प्रिपेयर किया जाता है ऑन मंथली बेसिस पे। आप जब डिग्री कॉलेज में जाओगे, डिग्री में, तभी भी आप लोगों को ये कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में भी ये फाइनेंशियल प्लानिंग पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट होगा, तो वहां पे भी ये इस तरीके के चैप्टर्स आपको करने होंगे, स्टेटमेंट्स बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए बेसिक्स हो गया, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, स्टडी करना है। और क्वार्टरली बेसिस पे विच हेल्प्स टू फाइंड आउट लिक्विडिटी, जो कि लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने में इन अ बेटर वे में लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नाउ एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये बैंक्स के लिए एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी पोजीशन है, ये है ना क्या प्रेजेंट करता है, क्या शो करता है? तो ये है ना एक्चुअल में बिजनेस की कैपेबिलिटी को,
ये बिजनेस की कैपेबिलिटी को है ना रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस कितना कैपेबल है, अगर उसके अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में वो कितना सक्षम है, कितना एबल है, कितना कैपेबल है, तो इसको ये प्रेजेंट करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ थर्ड यहाँ पे हेल्प इन एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। तो एफिशिएंटली कैश को मैनेज करने के लिए भी ये ना कैश स्टेटमेंट है ना वो बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही कारगर है। तो यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे हम कि भाई कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है वो इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू द सरप्लस कि भाई कितना बिजनेस में ज्यादा पैसा है, फ्लो इनफ्लो ज्यादा है कि आउटफ्लो ज्यादा है। तो कैश का जो सरप्लस एंड डेफिसिट है उसको ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि है ना बिजनेस एंटरप्राइज को हेल्प करता है, अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है। एंड है ना अगर कमी होती है, अगर डेफिसिट होता है, अगर सरप्लस होता है तो वो है ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिजनेस फर्म भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और अगर है ना यहाँ पे डेफिसिट हो तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए उसे है ना अरेंज करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑफ डेफिसिट है तो उसके लिए हमको डेफिसिट को मैनेज करने के लिए अरेंज करना होगा शॉर्ट टर्म क्रेडिट, तो इसके लिए ये प्लानिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट को। देन फोर्थ यहाँ पर हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिवली स्टडी करने में भी ये हेल्प करता है। तो अ कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट विथ कैश बजट्स के साथ में जब ये स्टेटमेंट स्टडी किया जाता है तो ये इंडिकेट करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये आप लोगों को इंडिकेशन दे देता है कि कैश रिसोर्सेज बिजनेस के जनरेट हो रहे हैं एंड उसको है ना कहाँ पर उसको यूज किया जा रहा है, अकॉर्डिंगली कहाँ पर उसको यूज किया जा रहा है, यूज अकॉर्डिंग टू द कैश बजट के हिसाब से ये यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कॉजेज ऑफ डिफरेंट, तो इसके जो कारण है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट के, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। डिफरेंट उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके कारण को हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। कैन बी एनालाइज एंड नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, सुरक्षित कदम उठाए जा सकते हैं, सही कदम उठाए जा सकते हैं ताकि बिजनेस को कोई भी तरीके की कोई नुकसान ना पहुंचे। तो करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं समय पर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट में जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं। तो ये है ना मैनेजमेंट को प्लानिंग के लिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाली बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, पैसा लगा दिया और बिजनेस चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको मैनेज करना भी आना चाहिए, स्किलफुली उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। नाउ फिफ्थ हेल्प्स इन स्टडी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की स्टडी करने में ये हेल्प करता है कि भाई कितना इनफ्लो हुआ कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ। तो बेसिकली इसमें सारे कैश वाले यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स की बात करें कि भाई कैश का इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये है ना, इट गिव्स द स्पीड एट विच कैश इज जनरेटेड, कौन से स्पीड में कैश जनरेट हो रहा है। डेटर्स जो है ना कौन होते हैं, बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं, तो उनसे जो पैसा रिसीव होने वाला है, जब स्टॉक सेल हो जाता है तो कैश रिसीव होगा। एंड अदर करंट एसेट्स है एंड द स्पीड एट विच करंट लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और कितनी स्पीड में कितनी क्विकली है ना जो करंट लायबिलिटीज है उनका भी पेमेंट किया जा सकता है। तो उसके बारे में ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के बारे में स्टडी हम इसकी हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। एंड ये एनेबल करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए ट्रू पोजीशन ऑफ कैश इन फ्यूचर में भी बिजनेस की है ना सही पोजीशन क्या होगी, वो कहाँ पे उसका स्टैंड करता है बिजनेस कैश को लेकर, कैश की पोजीशन को, फ्यूचर पोजीशन को भी हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। नाउ सिक्स यहाँ पर है कि हेल्प इन डिविडेंड डिक्लेरेशन। तो ये डिविडेंड को डिक्लेयर करने में भी हेल्प करता है कंपनीज को, कॉर्पोरेट कंपनीज को। तो यहाँ पे बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, जब है ना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं ना, तो उनको डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले उनका कोई डिसाइडेड तो रेट ऑफ रिटर्न होता नहीं है, राइट। वो तो है ना इस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उनको भी है ना डिसीजन मेकिंग के लिए ये जो डेटा जो रिसीव होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो उनको भी हेल्प करता है ये मैनेजमेंट को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू वो लोग है ना एसर्टेन कर सकते, फाइंड आउट कर सकते पोजीशन को, कहाँ कौन से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है। एंड ये इसका पेमेंट उसी के अकॉर्डिंगली दे कैन मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देन टूल्स ऑफ प्लानिंग, तो जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये प्लानिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसको हमें ना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसको यूज प्रोजेक्टिंग के लिए, फॉर प्रोजेक्टिंग फ्यूचर
बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लान्स के लिए भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसके बेसिस पे है ना डिसीजन मेकिंग कर सकती है बिजनेस एंटरप्राइज। बोर्ड ऑफ बिजनेस जो मैनेजमेंट है बिजनेस एंटरप्राइज का, वो लोग है ना डिसीजन ले सकते हैं कि भाई उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसके बेसिस पे वो डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये प्लानिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ना, इसीलिए आप लोगों को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई ऑप्शन में छोड़ दो, फ्यूचर में ये काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए चैप्टर। और मेरा तो मानना यही है, देखो स्कोर करने के लिए आपको जब कोई चैप्टर करना होता है ना, तो उस चैप्टर को आप भले ना 4 बार 5 बार करो, लेकिन कम से कम एक बार जब आपके सिलेबस में कुछ भी जो भी कंटेंट्स आपके सिलेबस में दिए, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आपको गो थ्रू करना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में ना। यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका यूज क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल टूल ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड हेल्प टू आंसर मेनी क्वेश्चंस। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस के उत्तर भी देता है, जैसे कि व्हाट इज द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। ये लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, इसका मतलब है कि भैया ना ये कितना है ना लायबिलिटीज को कितना पे ऑफ करने में सक्षम है। देन व्हाई द नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप, क्यों नेट प्रॉफिट ऊपर चला गया इवन दो कैश बैलेंस इज डिक्रीजिंग। कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है तो भी है ना नेट प्रॉफिट है ना इंक्रीज क्यों हो रहा है। देन व्हाई द कैश बैलेंस इज इंक्रीज्ड, कैश बैलेंस क्यों इंक्रीज हो गया है इवन इफ देयर इज अ नेट लॉस, अगर नेट लॉस हो रहा है तो भी कैश बैलेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है। देन हाउ द वर्किंग कैपिटल नीड्स आर मेट बाय द फंड जनरेटेड फ्रॉम करंट ऑपरेशंस। तो करंट ऑपरेशन से किस तरीके से जो करंट एक्टिविटीज है ऑपरेशंस है तो फंड कैसे जनरेट किया जा रहा है, वर्किंग कैपिटल के नीड्स की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हो पा रही है। एंड देन डिड द फर्म यूज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू मीट इट्स नीड्स ऑफ फंड्स, क्या कोई अलग से एक्सटर्नल सोर्सेज यूज कर रहे हैं क्या, मतलब कहाँ से लोन ले रहा है क्या फर्म अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उसके बारे में ये बताता है। एंड डिड द फर्म सेल एनी ऑफ इट्स नॉन करंट एसेट, जो उसके नॉन करंट एसेट से क्या फर्म ने वो सेल ऑफ कर दिए है क्या, जिसके वजह से कैश इनफ्लो हो रहा है क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है एक बिजनेस को लेकर जो हिस्टोरिकल एनालिसिस एज वेल एज इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने में भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल टूल है ना। कैसे प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, इसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट इट रिपोर्ट्स इन फ्लोज एंड फ्लोज ऑफ कैश बाय क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करते हुए उनको कैटेगराइज करते हुए ये इनफ्लोज एंड आउटफ्लो है जो कैश का वो प्रेजेंट कर सके। इस तरीके से इस मैनर में ये प्रेजेंट किया जाना चाहिए स्पेसिफिक पीरियड के लिए एंड इनटू 3 कैटेगरीज में होना चाहिए। तो देखिए कैश फ्लो का स्टेटमेंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन 3 कैटेगरीज में होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इस तरीके से आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट का बनेगा, तैयार होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, स्पेसिमेन दिया हुआ है, फॉर्मेट फॉर कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड, तो ये स्पेसिमेन है। तो सबसे पहले टॉप में यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कौन से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो हुआ है तो वो नेट प्रॉफिट, तो सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट लिखना होता है, फिर उसमें हमें एडजस्ट करना होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को, जैसे कि डेप्रिसिएशन है उसको ऐड करो, इंटरेस्ट पेड किया उसको ऐड करो, देन है ना लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है उसको भी ऐड करो। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हो गए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बोलेंगे इनको हम। जैसे देखो डेप्रिसिएशन का कोई वैसे कोई रोकड़ा वाली बात नहीं होती ना, हाँ वेर एंड टेयर हो गया तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो गया, हम इसको कंसिडर करते हैं तो इसे ऐड करना है, इंटरेस्ट पेड को ऐड करना है, देन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को ऐड करना है, उसमें से फिर माइनस करना है हमको इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, जो भी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है उसको माइनस करना है, देन माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर कोई प्रॉफिट मिला है एसेट्स को सेल करके, क्योंकि एसेट्स को सेल करना मेन बिजनेस नहीं है, मेन पर्पस नहीं है ना भाई बिजनेस का, इसीलिए ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है उसको माइनस किया जाता है, और जो लॉस होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता है उसको ऐड किया जाता है, ये इसका फंडा होता है। एंड देन उसके बाद में
एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो वर्किंग कैपिटल में चेंजेस हुआ है उसको एडजस्ट करना होता है। तो सबसे पहले ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जितने भी करंट लायबिलिटीज में जो भी इंक्रीज हुआ है उसको ऐड करना है। करंट लायबिलिटीज में जो करंट एसेट्स में जो डिक्रीज होता है उसको ऐड करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अपोजिट है, करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज मतलब ऐड, तो उसका अपोजिट होगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करना है। एंड लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज हो गए तो उसको लेस कर दो, माइनस कर दो। एंड लेस करना है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो उसको आपको माइनस करना है। एंड उसी से फिर बाद में ये सारा, इसके बाद में आपको टोटल जो है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस रिसीव होता है कि कितना कैश जनरेट हुआ बिजनेस से, वो यहाँ पे टोटल कॉलम में, आउटर कॉलम में दिखाना पड़ता है। देन सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो है वो कहाँ से, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब इन्वेस्टमेंट किया है जो तो यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, जो भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हुआ है उसको, एंड सेल ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, एसेट को सेल किया है, तो उसका जो मनी है उसको एक साथ आपको ऐड करना और उसमें से फिर माइनस करना होता है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी फिक्स्ड एसेट्स परचेस किए या इन्वेस्टमेंट परचेस किए उनको माइनस करना होता है। तो फिर हमको नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिसीव होता है। पहले हमको क्या रिसीव होता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो ये ना स्लोली आप लोगों को ये आएगा, एक दिन में आने वाला नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे इसके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट है ना धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आपको है ना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हटकर हो गया अब आप लोगों के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये वर्टिकल फॉर्म में स्टेटमेंट भी आ गया। फिर जो थर्ड जो इसका पार्ट है वो हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा, आपको ऐड करना है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कौन कौन से शेयर्स एंड डिबेंचर्स इश्यू किए, मतलब ये सब ऐड करना है, क्या क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड लोन बोरोड, तो इन दोनों को ऐड करना है। फिर इसमें से माइनस करना है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर शेयर्स को रिडीम किया है, डिबेंचर्स को रिडीम किया तो वो आपको माइनस करना है, लोन रीपेड को माइनस करना है, देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट किया है तो वो माइनस करना है। तो ये है ना टोटल जो है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड लोन बोरोड में से जब आप माइनस करोगे ये तीनों भी अमाउंट जो दिया रहेगा तो फिर आपको जो रिसीव होगा वो होगा नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो नेट कैश है वो आपको रिसीव होगा। एंड लास्ट में फिर अब जब आप ऐड करोगे कैश ऑफ ओपनिंग ऑफ बिगनिंग, कैश जो बिगनिंग में जो कैश है, ओपनिंग बैलेंस है कैश का एंड बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है उसका सम अप टोटल करोगे तो फिर लास्ट में आपको एट द एंड जो रिसीव होगा वो होगा कैश ऑफ एंड, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ना जो स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट वो हमको बनानी होती है। तो इसके जो आगे जो इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं इलस्ट्रेशंस, तो इसके थ्रू मैं अभी तो आपको वर्बली करा देती हूँ, बाद में मैं आप लोगों को ये एक बार जरा सा थियरी का एक्सप्लेनेशन हो जाए और आगे इसके इलस्ट्रेशंस हम लोगों को करनी है। पेज नंबर 365 पे दिए तो वहां से हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। अभी आगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपको प्रिपेयर करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर है ना ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है और इंक्रीज इन बिल्स पेबल दिया है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिया है, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देन पेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्म में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स आएगा एंड बाद में आपका अमाउंट होगा, इनर कॉलम अमाउंट एंड देन आउटर कॉलम का अमाउंट। नाउ यहाँ पे सबसे पहला जो हेडिंग होगा वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को लेकर होगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें है ना कैश
फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 पार्ट्स में इसको इसको है ना आपको कैटेगराइज करना है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो टैक्सेशन है वो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिया है 4000, तो ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। इसको आपको आउटर कॉलम में लिख देना है। इसके बाद इसमें आपको क्या ऐड करना होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स जो है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, जो स्टॉक है वो करंट एसेट्स के अंडर में आता है। तो इसमें जब डिक्रीज हो रहा है तो मतलब आपका कैश इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली स्टॉक डिक्रीज होने का मतलब माल बिक गया है। स्टॉक डिक्रीज होने का मतलब है कि माल बिक गया है, कैश मतलब आपको सेल्स हो गया है, सेल्स इंक्रीज हो गया है, आपका स्टॉक कम हो गया है। तो स्टॉक कम होना मतलब आपका जो 16,000 का स्टॉक कम हुआ है तो वो आपको ऐड करना होगा कैश के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये बिजनेस की, बिजनेस का जो स्टॉक कम होता है तो मतलब उसका बाइंग एंड सेलिंग का जो बिजनेस है उसमें ना आपका सेल हुआ है, तो सेल होना मतलब इनकम होना, तो ये इनकम हो गया, इसीलिए इसको ऐड करना है। देन यहाँ पर हमको इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज जब इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमारी है ना उधार खाता बढ़ रहा है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब बिल्स पेबल, उधार खाता बढ़ रहा है, तो मतलब कैश पेमेंट नहीं किया है हमने, हमको सप्लायर ने माल दिया, हमने कैश पेमेंट नहीं किया, तो जब उधार खाता बढ़ रहा है तो उसमें हम बिल्स पेबल, यहाँ पे हम 24,000 हमको है ना रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पे जो अमाउंट दिया है 24,000 का, तो जब भी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होता है तो ऐड करो, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स होता है तो ऐड करो। तो ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट। तो 16,000 प्लस 24,000 करेंगे तो 40,000 आएगा। तो इसी से हम लोगों को इन दोनों का टोटल करने पे इतना ही है। इसमें क्वेश्चन में आइटम्स इतने ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसको हम है ना हेडिंग दे देंगे भाई ये ए पार्ट है, पार्ट ए है, तो ये 44,000 आ जाएगा। इसके बाद में ये जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये नॉन ऑपरेटिंग, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई, सेल किया हमने फिक्स्ड एसेट्स का, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर में इसको दिखाएंगे हम कि कैश फ्लो हुआ फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दैट इज नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, वो आ जाएगा 60,000, जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया हुआ है 60,000। तो यहाँ पर हम 60,000 लिख देंगे। ये है ना इसके स्पेसिमेन के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं हम, ये जो स्पेसिमेन में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इसी के अकॉर्डिंग ले रहे कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सा है, तो उसके अंडर में आता है सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, या फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इस तरीके से ही ये रिसीव होता है। तो यहाँ पर हमें ना सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 60,000 आ गया। उसके बाद में हमको जो थर्ड पार्ट है इसका सी पार्ट हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये जो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स है 1 लाख का, ये हमको लिखना है। और उसके बाद में हमको नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो कितना आ जाएगा ये सी, मतलब ये हमारा जो है वो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1 लाख हो गया। आउटर कॉलम में हमको इस अमाउंट को दिखा देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश इक्विवेलेंट्स में और कैश में जो भी नेट इंक्रीज हुआ वो दिखाना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसको सम अप करो, और उसमें से माइनस करना है हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हमको माइनस करना है। तो ए प्लस बी माइनस सी करेंगे हम, तो हमको 4,000 रिसीव होगा। ए प्लस बी देखिए यहाँ पे ए कितना दिया है आपका 44,000 प्लस बी दिया है 60,000, तो 1,04,000 हुआ। 1,04,000 में से जब आप है ना ये 1 लाख माइनस करोगे तो आपको रिसीव होगा 4,000। तो इस तरीके से आता है। अभी आपका जो कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, स्टार्टिंग में कैश इक्विवेलेंट कितना है, ये ओपनिंग कैश बैलेंस होता है, वो स्टार्टिंग का बैलेंस हुआ, वो कैश इक्विवेलेंट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, उसको हमको लिख देना। बिगिनिंग का कैश इक्विवेलेंट्स है 30,000 का, एंड लास्ट में हमको यहाँ पर जो क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है वो हम लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर 34,000। तो इस तरीके से हमको प्रेजेंट करना होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नाउ इलस्ट्रेशन 2 है, ये भी छोटा सा है, इसको भी मैं वर्बली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से ना थियरी एक्सप्लेनेशन जो रेशियो एनालिसिस का है
और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बोलूंगी अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिए कि थियरी को मिस मत कीजिए, थियरी भी जरूर देखिए। थियरी के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैं बहुत सारी माइन्यूटली बहुत सारी चीजों को बताती हूँ, तो उसको आपको है ना मिस आउट नहीं करना है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर आनंद की बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2018 की एंड मार्च 2019 की दी हुई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने बोला गया है। तो यहाँ पर है ना कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है अप्रैल एंड मार्च का। अप्रैल मतलब बिगनिंग का बैलेंसेस हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये ओपनिंग लॉन्ग टर्म लोन है, ये क्लोजिंग लॉन्ग टर्म लोन है। सेम वे यहाँ पर भी स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया है आपको, देन डेटर्स दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसका बेनिफिट क्या होगा? अब आपको क्यों ओपनिंग क्लोजिंग दिया है? अरे भाई इसी से तो इंक्रीज डिक्रीज आप फाइंड आउट करोगे करंट एसेट्स में, करंट जो भी आपके लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स है, तो इनमें इंक्रीज डिक्रीज आपको पता होगा। तो यहाँ पे कोई सेल है या परचेस है वो पता चलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस एंड कैश का क्लोजिंग बैलेंस, देन बिल्डिंग्स में 50,000 फिर 55,000, इसका मतलब यहाँ पे 55,000 मतलब इंक्रीज हुआ है बिल्डिंग्स में, एसेट्स में इंक्रीज हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स में मतलब परचेस किए गए हैं एसेट्स परचेज किए गए हैं। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, तो उसको माइनस करना होगा हमको। देन 80,000, तो यहाँ पे 86,000 दिखाई दे रहा है, तो मतलब 6,000 का इंक्रीज हुआ है, फिर परचेज किए गए हैं फिक्स्ड एसेट्स को। और यहाँ पे लैंड में भी है ना 20,000 एंड इंक्रीज दिखाई दे रहा है, 30,000 दिया है, मतलब 10,000 का इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी परचेज किया गया है, तो इनके डिफरेंसेस को हमको दिखाना होगा। तो यहाँ पर अब इसकी स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्मेट में हम बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019 की। नाउ यहाँ पे ये 21 साल का है। पर्टिकुलर्स में सबसे पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट रुपीज इनर कॉलम एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज इनर कॉलम एंड अमाउंट रुपीज आउटर कॉलम। और सबसे पहले हमें ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो कैपिटल है, ये देखिए यहाँ कैपिटल से आपको पता चलेगा भाई कितना प्रॉफिट हुआ। बिगिनिंग में जो कैपिटल है वो 1,48,000 था, बाद में 1,49,000 हो गया, तो कैसे कैपिटल इंक्रीज हुआ? इसका मतलब 1,000 का है ना प्रॉफिट ऐड हुआ। ईयर एंड आते आते मतलब है ना कैपिटल में है ना प्रॉफिट ऐड हो गया है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पर 1,49,000, ये कैपिटल बैलेंसेस को हम क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है ये 1,49,000, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, तो 1,000 हमको प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। एंड फिर इसमें हमको ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स यहाँ पे कौन से हैं? करंट एसेट्स यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक करंट एसेट है, तो 22,000 एंड 25,000, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है करंट एसेट्स में, क्योंकि 25,000 का स्टॉक था स्टार्टिंग में, वो 22,000 हो गया, मतलब 3,000 का स्टॉक सेल हो गया है, तो ये हमें ऐड करना होगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम ऐड करेंगे, क्योंकि स्टॉक कम होना मतलब माल बिक गया मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। देन सेकेंड यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, जब करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स में देखिए 36,000 एंड 41,000, तो यहाँ पे ना 5,000 का इंक्रीज होना है करंट लायबिलिटीज में, तो उसको हमको ऐड करना होगा। मतलब है ना हमने जो भी माल खरीदा वो हमने उधार में खरीदा, हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है, तो हम उसको है ना इनफ्लो समझ के इसको 5,000 यहाँ पे हमको ऐड कर देना है। करंट लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो 5,000 ऐड किया, तो टोटल जो सम अप किया 1,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000, तो यहाँ पर टोटल 9,000 आ जाएगा। उसमें से लेस करना होगा हमको इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में इंक्रीज मतलब हमने उधार में माल बेचा, तो उधार में माल बेचा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पे 35,000 का डेटर्स पहले था, अब 38,400 है, इसका मतलब 3,800 का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हमें ना इसमें लिखेंगे कि इंक्रीज द करंट एसेट्स, मतलब डेटर्स में इंक्रीज हुआ है, तो मतलब 3,400 को हमको माइनस करना होगा। तो 9,000 माइनस 3,400 करेंगे तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो नेट कैश होगा वो हमको 5,600 रिसीव होगा। तो इस तरीके से हमको करना है।
इसके बाद में जो सेकंड स्टेप है बी पार्ट वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो यहाँ पे सब में लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, सब में इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज कैसे पता चलेगा, यहाँ पे 30,000 तो 30,000 माइनस 20,000 करोगे तो 10,000 का, 86,000 माइनस 80,000 करोगे तो 6,000 का, एंड यहाँ पे 55,000 माइनस 50 करोगे तो कितना का 5,000 का डिफरेंस। तो ये है ना 10,000 परचेस ऑफ लैंड का, परचेस ऑफ मशीनरी का 6,000, इसका मतलब परचेस किया है हमको, परचेस करके कंसिडर करना है, ऐसे तो बढ़ेगा नहीं उसका रेट। परचेस ऑफ बिल्डिंग 5,000 तो टोटल जो है वो 21,000 आएगा। तो आउटर कॉलम में 21,000 लिख देना है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यूज किया गया, रोकड़ा को यूज किया गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद में थर्ड पार्ट है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज का थर्ड पार्ट है। उसमें हम बोरोइंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन की बोरोइंग कौन सी है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन देखिए यहाँ पे है 30,000 माइनस आप 45,000 करोगे तो 15,000 का जो डिफरेंस है वो आपको लिखना है, यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। और फिर बाद में नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से नेट कैश है वो अभी आपका है ना फाइनेंशियल एक्टिविटीज से वो 15,000 ही यहाँ पे आपको मतलब आउटर में इसको आपको है ना ये जो बोरोइंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन है ना उसके लिए आपको ये अमाउंट जो 15,000 का है आउटर कॉलम में आप किस नाम से लिखोगे इसको कि नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, क्योंकि बाकी और कोई भी लोन बोरोड वगैरह नहीं है, इसीलिए 15,000 आप दिखा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे कैश एंड कैश में डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है तो देखिए आप ए पार्ट में 5,600 उसमें आप प्लस करोगे सी पार्ट, तो 5,600 प्लस आप 15,000 करोगे तो आपका 21,600 हुआ। तो 21,000 यहाँ पे 5,600 प्लस ये जो 15,000 आप कहाँ पे गया, ए प्लस सी या ए प्लस सी, तो 5,600 प्लस 15,000 किया तो कितना हो गया 20,600 हो गया, राइट 20,600 हो गया। और आपका इन्वेस्टमेंट जो है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लगाया वो 21,000 लगाया, तो 21,000 माइनस 20,600 जब आप करेंगे, माइनस 20,600 करेंगे तो आपको है ना 400 का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिक्रीज हुआ, जो कैश का उसमें डिक्रीज हुआ। ये इन्वेस्ट करने के लिए कैश कहाँ से आया तो वो डिक्रीज है जो वो आपको 400 यहाँ पे दिखाना होगा। और फिर ये जो कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग पीरियड ये कौन सा होगा आपका ओपनिंग कैश होगा। ये जो ओपनिंग कैश है ना यहाँ पे दिया हुआ है 4,000 ओपनिंग कैश बैलेंस एंड है ना एट द एंड ना 3,600 लिखना है। तो इस तरीके से आपको है ना कैश स्टेटमेंट को दिखाना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को यहाँ पे देखो 4,000 एंड 3,600 इस तरीके से बताना होता है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और होते जाएगा, नो नीड टू वरी। आगे मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशन आगे जो दिए हुए वो सारे सॉल्व करने वाली हूँ। ये थियरी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो इसको भी सुनिए, ध्यान दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।